Hello everyone. I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के दिन हम 6th of March 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सेशन किन एस्पिरेंट्स के लिए. दिस सेशन इज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो. हम अपने सेशन में स्टेट न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. बैंकिंग हो, रेलवेज हो, इंश्योरेंस हो, तो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज. तो एंड तक बने रहिएगा. सेगमेंट वाइज हम न्यूज़ को कवर करते हैं. स्टेट न्यूज़ होती है, नेशनल न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है, बिजनेस फिनेंस न्यूज़ होती है, अपॉइंटमेंट न्यूज़ होती है. तो कैटेगोरिकली हम न्यूज़ को पढ़ते हुए चलते हैं. तो सबसे पहले स्टेट न्यूज़ को कवर करते हैं. पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है? जम्मू और कश्मीर से आ रही है. तो जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला जो हैं, हु होल्ड्स द फाइनेंस पोर्टफोलियो, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जम्मू एंड कश्मीर के. तो वो आज प्रेजेंट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इकोनॉमिक सर्वे जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा. अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं सारे स्टेट्स अपने अपने बजट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं. कल हमने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा, झारखंड के बारे में पढ़ा, कर्नाटका के बारे में पढ़ा, राइट. तो इनका जो डिटेल होगा वो कल के सेशन में हम लोग कवर करेंगे. आज जितनी इन्फॉर्मेशन थी हम उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है. तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2024-2025 के लिए जो है वो टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट में, इनके असेंबली में, ठीक है जी. ओके, बाकी इन डेप्थ हम मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे कि इनका पूरा आउटले कितना था बजट का, कौन से मेजर सेक्टर पे इन्होंने फोकस किया. बाकी इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो आप किसी एक आर्टिकल से लेके पढ़ सकते हो, ठीक है. बाकी का आप यहाँ से कवर कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है? अरुणाचल प्रदेश से ये न्यूज़ आ रही है. तो जो बजट सेशन है अरुणाचल प्रदेश का, वो जो है वो आज से शुरू हो चुका है और गवर्नर के एड्रेस के साथ ये शुरू होगा. और 4 बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे आज इनके असेंबली में, ठीक है. अगर ऐसी कुछ बहुत हटके न्यूज़ आती है तो वो भी हम अपने सेशन में इंक्लूड करेंगे. डोंट वरी कि कुछ भी इंक्लूड ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम इंक्लूड करते जाएंगे ताकि वो नेशनल लेवल से भी अगर सिग्निफिकेंट है तो वो हम उसको पढ़ते जाएं, ठीक है. तो 4 बिल कौन से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे असेंबली में अरुणाचल प्रदेश के? तो पहला बिल है अरुणाचल प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025. तो ये पहला बिल होगा, ठीक है. और दूसरा बिल होगा अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पात्र अथॉरिटी बिल. तो ये होगा दूसरा बिल. तीसरा बिल होगा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स अमेंडमेंट बिल 2025. ये तीसरा बिल होगा. चौथा बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश फ्लड प्लेन जोनिंग बिल, ठीक है. तो ये चारों बिल जो हैं वो पेश किए जाएंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा, फिर पास होना ना होना वो आगे देखा जाएगा, ठीक है. तो पार्लियामेंट में ये सब, इनके असेंबली में ये सब कुछ चल रहा है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है. अब हम अरुणाचल प्रदेश से चल रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ. महाराष्ट्र से न्यूज़ आ रही है कि महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट बॉडी हैं उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि 500 रुपीज़ की स्टैंप ड्यूटी लगती थी आपके एफिडेविट्स पे पाने के लिए, वो जो है उसको वेव कर दिया है, यानी कि उसको अब हटा दिया गया है, ठीक है. तो जब आप एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करते थे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, नेशनलिटी सर्टिफिकेट हो गया, तो ये जो है उसको अब हटाया जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली SC/STs इसका फ़ायदा उठाते थे, राइट. इस फैसिलिटी का उनको ज़रूरत पड़ती थी कि कास्ट सर्टिफिकेट देना है और अपडेटेड इनकम सर्टिफिकेट देना है, तो वहाँ पे भी अब इनको छूट मिल गई है. बाकी जगहों पे तो रिजर्वेशंस थी ही, अब यहाँ पे भी इनको और एक फैसिलिटी मिल गई, ठीक है जी. नेक्स्ट, महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने ये जो है न्यूज़ सबके सामने ये रखी कि अब एफिडेविट्स पे जो है वो स्टैंप ड्यूटी किसी को भी पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है. नो मैटर आप किसी भी कास्ट या इससे बिलोंग कर रहे हो, ठीक है. तो ये जो डिसीजन है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, बिकॉज़ वो बार बार सर्टिफिकेट्स उनको लगता है स्कॉलरशिप्स वगैरह लेने के लिए, तो उनको ये हेल्प करेगा, ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ भी महाराष्ट्र से आई है. महाराष्ट्र का एक मीडिया प्लेटफॉर्म eSakal.com ने टॉप किया है कॉमस्कोर रैंकिंग्स को,
जनवरी 2025 के लिए विद 13.5 मिलियन मंथली यूज़र्स। तो 13.5 मिलियन मंथली यूज़र्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, और टॉप किया है रैंक। इससे जो है ये ई सकाळ महाराष्ट्र का गो टू न्यूज़ सोर्स बन गया है, मतलब टॉप पे आ गया है न्यूज़ प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र के परव्यू पे। ठीक है, इतनी सी न्यूज़ थी। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रही थी तो मैंने इंक्लूड करना जायज़ समझा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये न्यूज़ आ रही है कहाँ से, पुडुचेरी से आ रही है। तो द लैंटन पीरियड फॉर क्रिश्चियंस बिगैन टुडे विथ ऐश वेडनेसडे मार्किंग द स्टार्ट। ठीक है, तो लैंटन पीरियड क्या होता है, लैंटन पीरियड पे जो है 40 डेज़ तक जो है क्रिश्चियंस वो फास्ट वगैरह करते हैं, प्रेयर्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ईस्टर इनका फेस्टिवल आ जाता है। ठीक है, तो ईस्टर से पहले ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो द फाइनल वीक जो है लेंट का, जैसे हम लैंटन पीरियड कहते हैं, वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। ठीक है, और क्या फ़ीचर किया जाएगा, वे ऑफ द क्रॉस सर्विसेज। तो जो जीसस क्राइस्ट थे उनको ऐसे क्रॉस पे जो है उन्होंने बलिदान दिया था, राइट। तो उसको उसके रिगार्डिंग उसके थीम पे ये लोग कुछ दिखाने वाले हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे जो है फाइनल वीक जो इनका ऑब्ज़र्व हुआगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये फास्टिंग वगैरह करते हैं, प्रेयर्स वगैरह जो होती हैं, कई जगहों पे प्रेयर्स हुई। ठीक है, रेनाउंड सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस बेसिलिका फादर पैचिमुथुन ने जो है ये प्रेयर को कंडक्ट करवाया। तो बेसिकली लैंटन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया है क्रिश्चियंस के लिए। अब 40 डेज़ तक इनका ये फास्टिंग और ये सब चलेगा, एंड इसके बाद ईस्टर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है, गुजरात से। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया। ठीक है, किस दिन मनाया गया, मार्च में ही मनाया गया था। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे के दिन जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जो है उन्होंने अनाउंस किया एक कैंपेन को जिसका नाम था हेल्थी गुजरात ओबेसिटी फ्री गुजरात। ठीक है, तो इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो है कैंपेन लॉन्च की गई। ठीक है जी, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो कहाँ से आ रही है अगली न्यूज़, अगली न्यूज़ आ रही है सोनप्रयाग और केदारनाथ से। तो रोप वे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। रोप वे आपने देखा होगा यहाँ पे इस पोस्टर पे, है ना, जैसे आप एयर पे ट्रैवल करते हो, राइट, ऐसी एक व्हीकल होता है, इसमें बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह रोप के ज़रिए जो है आप जाते हो, राइट। तो 12.9 किलोमीटर का जो रोप वे प्रोजेक्ट है उसको जो है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक उत्तराखंड कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो 12.9 किलोमीटर का ये सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जो है रोपवे चलेगा। ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा प्रोजेक्ट का, 4081.28 करोड़ रुपीज़ इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। कैपेसिटी कितनी होगी, 1800 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन। तो एक घंटे में एक वे, यानी कि अगर आप सोनप्रयाग से केदारनाथ जा रहे हो तो ये 1 पर डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो केदारनाथ से जब सोनप्रयाग गए ये बाई डायरेक्शनल हुआ। ठीक है, तो 1 डायरेक्शन मतलब एक तरफ जब आप ट्रैवल करते हो तो एक घंटे में 1800 पैसेंजर्स को जो है ये कैरी कर सकता है। ठीक है, और एक दिन में ऐसे 18,000 पैसेंजर्स को कैरी करने की इस रोपवे प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होगी। ठीक है, और क्यों लाया गया है ये रोपवे प्रोजेक्ट, ताकि जो ट्रैवल टाइम है वो कम किया जा सके सोनप्रयाग और केदारनाथ से। ठीक है, तो मैंने न्यूज़ कहीं पे पढ़ा था कि अगर अभी अभी आई गेस 3 घंटे कुछ लगते हैं और इसकी जो टाइम है ये घट के अब 36 मिनट कुछ हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, इसके बेनिफिट्स, बाकी ट्रैवल टाइम तो हाँ देखो यहाँ पे लिखा ही है, तो पहले 8 से 9 घंटे लगते थे, अब जो है 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ना, इससे एनवायरमेंट को कोई ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होगा, कार्बन एमिशन ज़्यादा नहीं होंगे, है ना, कोई गाड़ी नहीं चलेगी तो एमिशन ज़्यादा नहीं होंगे, राइट। कंफर्टेबल है, फास्ट है। ठीक है, और पिलग्रिम्स जो हैं, तो केदारनाथ में जैसे आपको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, राइट, केदारनाथ में महादेव जी का मंदिर है। ठीक है, तो पिलग्रिम्स जो हैं उनको भी, जो भक्त हैं उनको केदारनाथ विज़िट करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करेगा वहाँ के लोकल लोगों के लिए, राइट। अब प्रोजेक्ट आएगा तो प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन होगा, उस पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। जब ये रोप वे होगा तो उसको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। ठीक है, और दूसरा जो है जो रोप वे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है
वो है गोबिंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब जी तक, ठीक है। हेमकुंड साहिब जी जो सिख लोग होते हैं उनका ये एक पिलग्रिमेज होता है, राइट। तो ये भी आपका उत्तराखंड में ही है, राइट। तो 12.4 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट होगा गोबिंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी 2730.13 करोड़, ठीक है। मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला जो है ये चलेगा गोविंद घाट से गंगारिया तक, और इसका डिफरेंस है 10 जो है इसका दूरी 10.55 किलोमीटर है। इंटीग्रेटेड विथ मोस्ट एडवांस्ड ट्राइकेबल डिटैचेबल गोंडोला टेक्नोलॉजी। तो ये जो फेरीज होती है ना, इन्हें हम गोंडोला कहते हैं, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो है यहाँ पे रोप वे प्रोजेक्ट पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम घंगरिया से हेमकुंड साहिब जी तक, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यही याद रख दीजिए कि डिस्टेंस कितना है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी का 12.4 किलोमीटर तक का ये प्रोजेक्ट है, नॉट डिस्टेंस। ये जो फेरी सर्विसेज है ये उतने डिस्टेंस पे चलेंगी, ठीक है। और ये जो था हमारा 12.9 किलोमीटर था सोनप्रयाग से केदारनाथ वाला, ठीक है। और बस उतना याद रख लीजिए और कॉस्ट याद रख लीजिए, ठीक है। पैसेंजर्स की कैपेसिटी 1100 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन, एक तरफ जाने का जो मैंने आपको बताया था वो 1100 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, ठीक है। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज जो अगर आपको उसकी स्टोरी के रिगार्डिंग आसपास उसके आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो आपको स्टोरी जो न्यूज़ है वो आपको ज़्यादा देर तक दिमाग पे टिकेगी, ठीक है। सो इस लिहाज से जो है आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी बताई जाती है, ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए आपको कुछ बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये फेरी सर्विस जो है 11,000 पैसेंजर्स पर डे कैरी कर सकती है, ठीक है। बाकी ये बेनिफिट्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कनेक्टिविटी होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, ये तो है दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए सेम है, ठीक है। तो जो मैंने वहाँ पे लिखा था ये जो है वही आपको टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसकी जो अनाउंसमेंट थी जो मीडिया में अनाउंसमेंट की गई थी वो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने जो है इसकी घोषणा की थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। बाकी यहाँ से कुछ ज़्यादा मत पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आते हैं। न्यू दिल्ली अब हम चलते हैं, केदारनाथ हो गया, हेमकुंड जी साहिब हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं न्यू दिल्ली पे। तो साहित्य अकेडमी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेगी एक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स को। उस फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का नाम होगा साहित्योत्सव, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल होगा और ये कहाँ पे कंडक्ट होगा? रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में 7 मार्च से लेके 12 मार्च तक ये जो है कंडक्ट होगा, ठीक है। तो एशिया का लार्जेस्ट फेस्टिवल है, तो इसको आप इस न्यूज़ को आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या है नाम? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स साहित्योत्सव, ठीक है। और 700 राइटर्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्री से भी आएंगे, रिप्रेजेंटिंग मोर दैन 50 लैंग्वेजेस। तो 50 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा बोलने वाले राइटर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और 120 सेशंस होंगे इस फेस्टिवल के। और थीम है इस फेस्टिवल की क्या है? इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस, ठीक है। दिस बिकम्स सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क करके आप इसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आने के चांसेस है कि साहित्य अकेडमी द्वारा जो फेस्टिवल है साहित्योत्सव उसकी इस बार की थीम क्या थी। तो थीम इज़ इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस, ठीक है। और इस पे यंग राइटर्स आएंगे, वुमेन राइटर्स आएंगी, नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल राइटर्स आएंगे, LGBTQ कम्युनिटी के राइटर्स और पोएट्स आएंगे, ठीक है। रिनाउंड राइटर्स, बाकी जो ख्याति प्राप्त राइटर्स हैं, रिनाउंड इज़ दैट, तो वो भी आएंगे। ट्रांसलेटर्स आएंगे, पब्लिशर्स आएंगे, पोएट्स आएंगे, है ना। और बाकी डिस्टिंग्विश्ड अलग अलग पर्सनालिटीज़ अलग अलग फील्ड से भी इस फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट करने आएंगे, ठीक है। सो याद रखिएगा साहित्य अकेडमी इस जो फेस्टिवल को है वो ऑर्गेनाइज़ करती है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ एक ही है, ठीक है। तो एयाल ज़मेर जो हैं इन्होंने टेक ओवर कर लिया है 24th चीफ ऑफ इज़राइल डिफेंस फोर्सेस। तो इज़राइल के डिफेंस फोर्सेस के चीफ अब कौन हैं? एयाल ज़मेर, ठीक है। तो इज़राइल और गज़ा का ये जो युद्ध चल रहा है इस लिहाज से ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम में आने के चांसेस है कि इज़राइल के अब कौन ने डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बने हैं, तो एयाल ज़मेर विल बी द आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है वो खेले जाएंगे दिल्ली में 20th मार्च इसी महीने से, ठीक है। यूथ और स्पोर्ट्स
मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेकेंड एडिशन होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का न्यू दिल्ली में 28 से 27 मार्च तक ये खेला जाएगा। ठीक है, देखो हम स्टैटिक जीके भी इस अपने सेशन में कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले इस पे हमने देखा महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, उस न्यूज़ में हमने रेवेन्यू मिनिस्टर देखा, राइट। और इसके पहले वाली न्यूज़ में, केदारनाथ वाली न्यूज़ में हमने देखा इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे, अश्विनी वैष्णव थे। इस न्यूज़ में हमने देखा यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया जी हैं। ठीक है, तो हम अपने सेशन से स्टैटिक जीके को भी कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस सेशन इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो आप प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब तक तो लाइक कर देना चाहिए आपको। ठीक है, चलो आगे की न्यूज़ को हम कवर करते हैं। तो अराउंड 1230 पैरा एथलीट्स जो हैं इस कंपटीशन में compete करेंगे। 6 डिसिप्लिन्स होंगे, 6 गेम्स होंगी। ठीक है, और कौन कौन इंक्लूडेड होंगे, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के जो हैं मेडलिस्ट वो इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। एशियन पैरा गेम्स 2022 के मेडलिस्ट वो पार्टिसिपेट करेंगे जो कि होंगजू चाइना में हुआ था। ये सारे लोग इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, मैंने पोस्टर इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज आपको पोस्टर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन समझ आती है। ठीक है, तो वेटरन बांग्लादेश क्रिकेटर मुशफिकुर रहमान जो हैं इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है ओडीआई क्रिकेट से। ठीक है, मुशफिकुर रहमान जो है बांग्लादेश की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुशफिकुर रहमान जो है किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो आंसर विल बी क्रिकेट। अगर वो पूछते हैं कि कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो आंसर विल बी बांग्लादेश। ठीक है, तो ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, 37 ईयर ओल्ड हैं ये। हाईएस्ट रन को स्कोरर हैं बांग्लादेश की टीम से। हाईएस्ट रन स्कोर इन्होंने ही किया है। 7,795 रन्स इन्होंने स्कोर किए हैं अब तक, और 9 सेंचुरीज़ लगाई हैं, 49 50s आए हैं 50 ओवर के फॉर्मेट में, यानी कि वनडे क्रिकेट में इनका ये जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स आपको इसलिए बताया गया है ताकि इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में टिके। ठीक है, दैट्स द ओनली रीज़न। बाकी यही इंपॉर्टेंट है कि मुशफिकुर रहमान जो हैं वो क्रिकेट के स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और बांग्लादेश के कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिटायरमेंट उन्होंने दे दी है। ठीक है, लाइकवाइज और एक रिटायरमेंट आ रही है। कौन है ये, अगर आपको पता हो तो ये हैं इंडिया के टेबल टेनिस लेजेंड ए शरत कमल जी। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और 22 साल तक इन्होंने टेनिस को खेला है। शरद जी जो हैं इनका जो फाइनल मैच होगा वो WTT स्टार कंटेंडर इवेंट का ये फाइनल मैच होगा जो कि 25 से 30 मार्च तक ये इवेंट होगा। और इन्होंने जो है कई ज़्यादा अचीवमेंट हासिल किए हैं। 7 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है, 2 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और 5 बार ये ओलंपिक्स में अपीयर हुए हैं। ठीक है, ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया है बट पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। तो बहुत ही ग्लोरियस इनका करियर रहा है, बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं ये टेनिस के इंडिया से। तो ये जो हैं अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये कौन है, ये भी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, स्टीव स्मिथ इनका नाम है, राइट। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं ये, और इन्होंने भी जो है वनडे क्रिकेट में से, ओडीआईज में से जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इन्होंने 14 साल तक क्रिकेट को खेला है, राइट। और ये जो है टेस्ट और T20 में अभी भी खेलते रहेंगे। ठीक है, 35 ईयर ओल्ड बैटर हैं ये। 170 ओडीआईज इन्होंने खेली हैं, 5,800 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। एवरेज 43.28 का रहा है, स्ट्राइक रेट 86.96 का रहा है। 12 सेंचुरीज़ लगाई हैं, 35 हाफ सेंचुरीज़ इन्होंने लगाई हैं। ठीक है, तो ये सारा स्टैटिक फैक्ट है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन याद रहे। ठीक है, और 12th हाईएस्ट रन गेटर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये इस अब पोजीशन पे हैं और अब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से 12th हाईएस्ट रन स्कोरर ये रहे हैं, और इन्होंने अपना डेब्यू एज अ लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पे किया था। 28 विकेट्स भी लिए हैं इन्होंने अपने करियर में, 90 कैचेस भी इन्होंने लिए हैं। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 64 मैचेस में कैप्टनशिप का जो इन्होंने वो प्रदान किया था, तो कैप्टन रहे थे ये 64 मैचेस में, जिसमें से 32 मैचेस इन्होंने जीती हैं, 28 लूज़ की हैं। ठीक है, तो स्टैटिक फैक्ट था ये, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब एक अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं। पेप्सी को जो कंपनी है इन्होंने अपॉइंट किया है ओम जहाँ को एज द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल मीडिया कैपेबिलिटीज़। तो ग्लोबल मीडिया कैपेबिलिटीज़ के डायरेक्टर के तौर पे पेप्सिको ने ओम जहाँ जी को जो है
अपॉइंट कर दिया है एज अ डायरेक्टर फॉर ग्लोबल मीडिया कैपेबिलिटीज़। ठीक है जी। सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहे, और जाते जाते सभी के साथ इस सेशन को शेयर करते जाइएगा। बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको कंटेंट पता चले कि क्या कुछ अपलोड होते रह रहा है अब हमारे इस चैनल के द्वारा। ठीक है जी। सो until you meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.